फ्लू का इलाज संभव है। यार आपको पता है दिन दहाड़े लड़की को अगवा कर लिया? मालूम है। अरे बाबूजी पता है आपको 30 लोग मर गए बस पलटने से। पता है। फिर 2 मंत्री घूम से तो पकड़ा गया। पता है भाई। आपको हर न्यूज पता है? कहाँ देखा? आपने नहीं देखा? न्यूज़ में देख रहे। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपके गांव तक पहुंचने वाली हर योजना का खाका यहां तैयार किया जाता है। मैं करूंगा आपको रिपोर्ट, क्योंकि आपसे अब दिल्ली दूर नहीं। नमस्कार, मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में रेलवे का करीब 165 साल पुराना इतिहास गौरवशाली रहा है। देश का रेल नेटवर्क विश्व में दूसरे नंबर पर है। यही वजह है कि इसे देश की धमनियां भी कहा जाता है। इनमें बहने वाला लहू ट्रेनों की शक्ल में लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है, लेकिन अब सौगात ही सिरदर्द बनती जा रही है। रेलवे इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ हो जब किसी मंत्री को लूटा गया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 3S फार्मूला यानी सफाई, सुविधा और सुरक्षा पर जोर दिया है, लेकिन वित्त मंत्री से हुई लूट ने सुरक्षा पर न सिर्फ सवाल खड़े किए हैं बल्कि सरकारी दावों की पोल भी खोल दी है। विदेशों की तर्ज पर हिंदुस्तान में भी बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। रेलवे को हाई टेक भी किया जा रहा है, लेकिन अब मुसाफिर ही महफूज नहीं है। ट्रैक पर बुलेट ट्रेन चले न चले, लेकिन ट्रेन में बुलेट जरूर चल रही है। रेल में हो रही लूट जैसी आपराधिक मामलों पर लगाम कसने के भारतीय रेलवे के सभी कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं। अब तो इन घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों ने देश के रसूखदार और नामचीन हस्तियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिससे ये खतरे की रेल बनती जा रही है। हम आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। वित्त मंत्री जयंत मलैया से ट्रेन के एसी कोच में लूट, पत्नी सुधा मलैया से भी गहने उतरवाए। जनता मांगे जवाब में आज खतरों की रेल पर चर्चा। सीएम शिवराज ने आज ग्वालियर चंबल में बांटा किसानों का दर्द। गेहूं पर 15,000, प्याज, लहसुन, आलू पर 26,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने का वादा। कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव का बयान, कहा मुख्यमंत्री 12 साल से कर रहे हैं ओला पर्यटन, अफसरों और फिल्मी हस्तियों को जाती है किसानों की राहत राज। छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं को सीएम रमन की सौगात, मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को कवर्धा में टैब देकर किया सम्मानित। नान घोटाले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यपाल से मिले कांग्रेस विधायक, विधानसभा की कार्रवाई का किया बहिष्कार। नान घोटाले में 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में ईओडब्ल्यू एसीबी के छापों में करोड़ों की संपत्ति का हुआ था खुलासा। छतरपुर में दिन दहाड़े रिटायर्ड शिक्षक से 1 लाख की लूट, बेटी की शादी के लिए बैंक से रुपए लेकर लौट रहे थे शिक्षक। ग्वालियर में जल संकट पर हाई कोर्ट की निगम को कड़ी फटकार, कहा अफसरों की लापरवाही का खामियाजा जनता क्यों भुगते।
इंदौर में महिला एएसआई और आरक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार। बहू की प्रताड़ना का केस रफा दफा करने के लिए मांगी थी घूस। और ग्वालियर में करेरा के पास तेज रफ्तार यात्री बस गड्ढे में गिरी, 30 मुसाफिर घायल। तो भारतीय रेलगाड़ियों में सुरक्षा और सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाने के सरकारी दावे अक्सर हवाई साबित होते हैं। हर बड़ी घटना दुर्घटना के बाद वजह तलाशी जाती है। वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ इन्हें भुला दिया जाता है। मुसाफिरों को महफूज मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेवारी जीआरपी और आरपीएफ के जिम्मे है, लेकिन कभी फोर्स की कमी तो कभी तालमेल नहीं होने की वजह से बदमाश आराम से वारदात को अंजाम दे देते हैं और इसका खामियाजा उठाना पड़ता है यात्रियों को। तो आम मुसाफिरों के साथ ट्रेनों में लूट, हमला, गुंडागर्दी, छेड़छाड़ होना नई बात नहीं है, लेकिन इस बार एक वीआईपी खुद भुक्तभोगी है। दिल्ली जाते वक्त मथुरा के पास गन पॉइंट पर उनसे लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। ट्रेन में लुटे वित्त मंत्री, बदमाशों ने बनाया निशाना। संसद में रेल सुरक्षा की गूंज। देश सकते में है, नेता परेशान हैं, संसद में भी आवाज उठी। आखिर देश की धमनियां कही जाने वाली भारतीय रेल की सुरक्षा का सवाल है। ये सवाल भी तब उठा जब मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया और उनकी पत्नी से जबलपुर निजामुद्दीन एक्सप्रेस में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। आखिर एक मंत्री को कोई कैसे लूट सकता है? बकौल सुधा मलैया, मथुरा के कोसीकला इलाके में गुरुवार सुबह 4 बजे हथियारबंद बदमाशों ने दरवाजा खटखटाया। सुधा मलैया ने अटेंडेंट समझकर गेट खोला तो सामने 5 बदमाश थे। गन पॉइंट और चाकू की नोक पर बदमाशों ने उनके गले से सोने की चैन और हाथों से चूड़ियां निकलवाईं, साथ ही नकदी भी ले उड़े। क्योंकि जब हमारे साथ हादसा हो रहा था तब हमारे जो पहले दूसरे 2 कोपे में और लोग थे उनके साथ भी हादसा हुआ, तो उन्होंने अपना शटर अंदर से दरवाजा बंद करके उन्होंने ही चेन पुल की। तो मुझे लगता है कि जिस समय हमारे साथ हो रहा था तब चेन पुल कर रहे थे वो, तो आरपीएफ आ चुकी थी, लेकिन वो शटर बंद थे, दरवाजे बंद थे, कोई खोलने वाला नहीं था, इसलिए वो नहीं खोल पाए। वित्त मंत्री की पत्नी और बीजेपी नेता सुधा मलैया ने रेलवे पुलिस की काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि जीआरपी को ट्रेन की लोकेशन तक पता नहीं रहती। ऐसे में हिफाजत की बात करना बेईमानी होगी। सुधा मलैया के मुताबिक ट्रेन में सुरक्षा के लिए जीआरपी के जवान मौजूद ही नहीं रहते हैं। एक कांस्टेबल दिल्ली कंट्रोल रूम के कांस्टेबल को उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए जो उसने निजामुद्दीन के कंट्रोल रूम को नहीं बताया। उन आरपीएफ के जवानों की मैं समझती हूँ कि उनको जाना चाहिए था उनके पीछे, लेकिन उनका ये भी सोच हो सकता है कि हम पहले यहाँ देख लें कि यहाँ पर किसी के साथ दुर्घटना तो नहीं, अभी जवान और कोई लुटेरा तो नहीं है, ये भी एक सोच थी। तो वो या तो उधर जाते उनके पीछे या इधर जाते। मैंने जरूर उनसे सवाल किया कि तुम उनके पीछे क्यों नहीं गए, यहाँ क्या कर रहे हो। वीआईपी से लूट के बाद रेलवे सुरक्षा एकाएक राष्ट्रीय समस्या भले ही लगने लगी हो, लेकिन आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि रेलवे का सफर यूं भी सुरक्षित नहीं रहा है। साल 2011 से 2013 के बीच केंद्रीय रेलवे पुलिस ने 26,620 मामले दर्ज किए। इनमें से 18,695 चोरी के मामले हैं, जो कि रेलवे अपराधों का 70% से ज्यादा है। वहीं लूट के 987 मामले सामने आए। घायल करने के 462 और अपहरण के 450 मामले दर्ज किए गए। ऐसे में वित्त मंत्री से लूट के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। वित्त मंत्री जयंत मलैया के साथ हो गई लूट निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि चोर के ऊपर मोर मिल गए। इन लोगों की खुद की छवि इतनी खराब है कि लोगों को सहानुभूति होती नहीं है, और ये हालात ऐसे बन रहे हैं देश के अंदर कि ट्रेन हो
या बाजार हो या कहीं कोई सार्वजनिक स्थान हो, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं साफ है कि मध्य प्रदेश के अलावा ये देश के अंदर भी अब जो दिन पे दिन कानून व्यवस्था बिगड़ रही है वो आम जनता के लिए बहुत दुखदायी है। नहीं, इस घटना ने हमको और अधिक सचेत किया है। घटना को कोई इनकार नहीं कर रहा है, घटना हुई है, हमारे सामने की बात है, और जब मंत्री के साथ हुई तो बाकी का क्या नहीं उठता है। परंतु इस घटना ने हमको और अधिक सचेत किया है, इस पे और अधिक तेजी शामिल होगा, और मेरे ख्याल से ये एक उदाहरण बनेगा कि इसके बाद कोई घटना नहीं हुई, रेलवे इतनी चुस्ती बरतने वाली है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया से लूट हुई तो याद आया कि ट्रेन में इंतजाम माकूल नहीं है। ट्रेनों में ना तो सुरक्षा है न संतरी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने भले ही रेल किराया कम न किया हो, लेकिन लोगों को उनसे उम्मीद है कि वो 3S फॉर्मूला यानी सुरक्षा, सुविधा, सफाई पर जोर दें, जिससे रेलवे की तकदीर और तस्वीर बदल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो जब जनता होती है परेशान, हांसिए पर पहुंच जाती है सुरक्षा, तो सवाल उठते हैं। ट्रेनों में क्यों नहीं है पर्याप्त संतरी? ट्रेनों में सुरक्षा पर ध्यान क्यों नहीं? जब मंत्री से ही लूट तो सुरक्षित कौन? आरपीएफ और जीआरपी के बीच क्यों नहीं तालमेल? इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पेशल डीजी रेल मैथीशरण गुप्त जी। गुप्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। रेलवे सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य गोविंद गोयल और अनिल अग्रवाल जी, लिली अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी। अग्निहोत्री जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हमारा गुप्त जी आपसे ही है, ये अभी तक सामान्य लोगों के साथ कभी जहरखुरानी की घटना होती थी, कभी चोरी की घटना होती थी, लेकिन हमारे समझ से देश का ये पहला इस तरह का मसला हो जब वित्त मंत्री और उनकी पत्नी एसी फर्स्ट में सफर कर रही हैं और उनको बेखौफ लूट करके चले जाते हैं। अभी तक कोई सुराग नाम की चीज नहीं। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि किसी घटना विशेष के बजाय हमें इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम रेल में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करें, और ये लंबे समय का जो कहते हैं कि जो प्राथमिकता को नजरअंदाज करने के कारण आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। मैंने कई पत्र जो है इस बारे में रेलवे बोर्ड को लिखे हैं, और इस बात को हमने उठाया है कि आपको जान के ताज्जुब होगा, जहां आम जनता ये अपेक्षा कर रही है कि हर कोच में पुलिस वाला होगा, वहां 90% ट्रेन में जीआरपी की उपस्थिति ही नहीं है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि 96% प्लेटफॉर्म पे हमारी उपस्थिति ही नहीं है। इस बात को जोर जोर से उठाया गया है। हमने यहाँ तक भी लिखा है कि इसके लिए एक कमेटी होना चाहिए जो बल की आवश्यकता का आकलन करे। अभी जो भी प्रस्ताव भेजे गए हैं पिछले 20-25 साल से उसमें कॉन्करेंस ही नहीं दिया गया है। आपको जान के ये भी ताज्जुब होगा, जो जीआरपी थाना हबीबगंज है, जिसको शासन ने 42 पदों के साथ जो है स्वीकृत किया है, रेलवे बोर्ड ने उसके सिर्फ 11 पदों की कॉन्करेंस दी है। कोई भी थाना 11 पदों से चल ही नहीं सकता है। इसका मतलब यह है कि सुरक्षा में जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, संभवतः उनको इस बात की समझ ही नहीं है, और एक घटना इस बात का पुरजोर उदाहरण है कि अब इस सुरक्षा को और नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसमें जो है जो जीआरपी को लंबे समय से आई विल से कि उसको कमजोर किया जा रहा है, एक समय आ गया है कि उसको हम आकलन करें और पुलिस व्यवस्था को सशक्त करें। आम यात्री अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, आज की आवश्यकता है, और इसके लिए मध्य प्रदेश जीआरपी ने ऐसे कई कदम उठाए हैं। बड़ी बड़ी वारदातें जो मध्य प्रदेश में हुई हैं, मेरे ख्याल से अधिकांश वारदातें हमने डिटेक्ट करने में भी सफलता पाई है। इवन अभी यूपी में एक और वारदात हुई थी जिसमें कि एक व्यक्ति यहाँ भोपाल से ही चढ़ा था, उसका मथुरा और आगरा के पास में उसकी चोरी हुई, और जो गहने 1 करोड़ के थे। इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा की तीनों पुलिस ने सामंजस्य बिठा के 4 दिन के अंदर उन अपराधियों को पकड़ा। तो इसमें इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, बल की जरूरत है, तकनीकी की जरूरत है। हमने ऐसे बहुत सारे मुद्दे रेलवे बोर्ड को उठाए हैं कि जिसमें कि रेलवे बोर्ड से कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, मात्र एपीआई देने से हजारों जो है प्रकरण जो है ना बरामद हो सकते हैं। आज मध्य प्रदेश इस बात को क्लेम कर सकता है कि यदि हमें बिना जो है ना पैसे वाला सहयोग अकेला यदि रेलवे बोर्ड दे देता है तो हम हजारों प्रकरणों में और हजारों गैंग को जो है ना डिटेक्ट करने की स्थिति में है।
बिल्कुल गुप्ता जी, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, आपने एपीआई शब्द का इस्तेमाल किया, एपीआई क्या है? दूसरा मतलब जब ये है कि 90% प्लेटफार्मों में हमारी पुलिस ही नहीं है, तो ये मान लिया जाए कि जो सुरक्षा यात्री हैं उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया है? मैंने इस बात को पहले भी कहा है कि ये समय आ गया है कि हम सुरक्षा का सही ढंग से आकलन करें और हम उसके प्रति गंभीर हों, और गंभीर होके जो आवश्यकताएं हैं उनको और अधिक नजरअंदाज ना करें। आज जो है टेक्नोलॉजी हमारे साथ है, हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बहुत सारे जो है ना वारदातों और अपराधियों तक पहुंच सकते हैं। सन 2012 में मैंने सभी जनरल मैनेजर और डीआरएम्स को प्रस्ताव भेजा कि 1 लाख से 5 लाख की सीमा के छोटे छोटे 8 से लेके 32 कैमरे तक लगाकर हम जो अभी बिल्कुल कहना चाहिए कि अंधी व्यवस्था है, उसमें हम कम से कम 80% जो है ना प्रगति कर सकते हैं। लेकिन बड़ा खेद का विषय है कि संभवतः सुरक्षा जो है ना प्राथमिकता ही नहीं है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये समय है कि हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान दें, और मुझे विश्वास है कि रेलवे बोर्ड को जो हमने प्रस्ताव भेजे हैं उनमें बहुत सारे प्रस्तावों में कोई पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है। कम से कम उन प्रस्तावों पे तो तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, और वो कार्रवाई इवन कल के लिए वेट नहीं करना चाहिए। वो तो कायदे से वो कार्रवाई आज हो सकती है, क्योंकि उसमें मात्र जो है एक एक्सेस देना होती है, एक पासवर्ड देना होता है। उतने मात्र से यदि अपने बहुत सारे ऑफेंसेस डिटेक्ट हो सकते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें समय गंवाना किसी भी तरीके से उचित नहीं। बिल्कुल उचित नहीं होगा। एपीआई के बारे में हम आपसे बात जानेंगे। हमारे साथ रेलवे सलाहकार समिति के 2 सदस्य हैं, पूर्व सदस्य हैं। हम लिली अग्रवाल जी, अभी गुप्ता जी ने जो बातें कही वो बहुत ही गंभीर है। ये निर्णय जो होते हैं ये सलाहकार समिति में होते हैं, सलाह दी जाती है। जैसे कहा उन्होंने कि कई ऐसे मामले हैं जिसमें कोई पैसा नहीं खर्च होना है, सिर्फ मंजूरी देनी है, तो बहुत सारी सुविधाएं यात्रियों को मिल सकती हैं। क्या आपके रहते आप सदस्य रहे हैं, आपने कभी इस मुद्दे को उठाया? मैंने कई बार इस मुद्दे को उठाया है। एक तो कि रेलवे में जैसे हमने कहा सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। रेलवे स्टेशन से अपन शुरू करें कि चोरी की घटनाएं जैसे जेब कटी वगैरह होती है, जैसे कोई व्यक्ति गलत आदमी रेल के डिब्बे में चढ़ जाता है, तो उसके लिए कम से कम रेलवे सीसीटीवी कैमरा होंगे तो वहीं उसके अपन लोकेट कर सकते हैं। दूसरा रेलवे स्टेशन पे भी जैसे क्या अभी सुरक्षा की कमी रहती है, मैंने देखा जो कहीं आपको बल नहीं दिखेगा, कोई भी आदमी किसी भी रेल में कहीं भी चले जाता है। उसके लिए भी हमने कई बार डीआरयूसीसी की सदस्य हूँ मैं, तो उसमें मैंने रेलवे बोर्ड की जो मीटिंग होती है उसमें बताया, और मैंने कहा कि एक अंदर जिम्मेदारी फिक्स होना चाहिए। क्या जैसे आपने बताया कि आरपीएफ और जीआरपीएफ का तालमेल नहीं दोनों का, ये रेलवे में कहीं दोनों के दोनों नहीं दिखते हैं कहीं, और दिखते तो ट्रेनों में दिनों में दिखते हैं, ट्रेन में वो अपने उद्देश्य से दिखते हैं, रात में हमने कहीं नहीं देखा। मैं भी उद्देश्य का मतलब ले लीजिए, मतलब अपना उद्देश्य मतलब उनकी जो भी आवश्यकता रहती है उसको पूरा करने के लिए रहते हैं, मेरा ये मतलब है। मतलब ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जिनसे कुछ मुद्रा हासिल की जा सके, जैसे उनको फायदा हो, मतलब मुद्रा हासिल हो, वो उनको पकड़ते हैं। उनका उद्देश्य चोरों को और इस तरह की डकैतियों के लिए मेरे ख्याल से कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है उन पर, नहीं तो कोई जांच भी नहीं करते। वो देखते हैं कि कौन आदमी लग रहा है कि जिससे अपन पैसे वसूल कर सकते हैं। मैंने कई बार हमने इस मुद्दे को बैठाया कि जीआरपी के जवान कभी नहीं दिखेंगे आपको। एक वेंडर भी सुरक्षा के लिए हमने कहा कि वेंडर जो है उसमें भी सुरक्षा की जिम्मेदारी होना चाहिए। कहीं भी रेलवे स्टेशन पे गेट आपने देखा होगा, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी में या कहीं भी कोई जनरल डिब्बे में गेट क्यों बार बार खुले रहते हैं, उसमें भी अपनी जिम्मेदारी निश्चित होना चाहिए कि कोई भी स्टेशन पे कहीं भी आदमी कोई भी चढ़ रहा है, जबकि फर्स्ट एसी और सेकंड एसी में जबकि जिम्मेदार लोग चढ़ते हैं, मतलब सांसद माननीय अध्यक्ष लोग चढ़ते हैं, माननीय रेलवे के बड़े अधिकारी, अपने जजेस वगैरह चढ़ते हैं, मतलब बहुत बड़ा वीआईपी चढ़ते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए कभी भी किसी का किडनैप भी हो सकता है। ये मतलब बहुत छोटी सी चीज़ है, क्योंकि उनके गनमैन तो सेकंड एसी में रहता है, थर्ड एसी में रहता है, उनके पास तो कोई सुरक्षा के नाम पे कोई रहता नहीं है, वो सिर्फ अकेले आदमी उसको सफर करता है। तो वेंडर की जिम्मेदारी बनती है कि जो आदमी वीआईपी है उसके बारे में सूचित करें। तो सीसीटीवी कैमरे लगाने से समस्या काफी हद तक मतलब जब आप सलाहकार समिति के सदस्य आपको नियुक्त किया गया, आपने सलाह दी, उसको भी नहीं मानी गई, दरकिनार कर दिया गया। बहुत बड़ी ये गंभीर बात है। गोविंद गोयल जी, आप भी सदस्य रहे हैं, आपने भी सलाह दी होगी निश्चित। जिस तरह लिली अग्रवाल जी कह रहे हैं कि दरकिनार कर दिया जाता है, तो फिर सलाहकार समिति बनाने का मतलब क्या है गोयल जी? देखिए, बात सही है आपकी। मैं तो सबसे पहले इस बात पे आपको का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ जी, आज हाई प्रोफाइल है, इसलिए आपको याद आया माननीय त्रिपाठी जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूं कि हाई प्रोफाइल है, इसलिए मुद्दा याद आ गया। जैसे अभी लिली अग्रवाल जी ने कहा कि एसी सेकंड, एसी फर्स्ट की बात कर रहे हैं। अरे स्लीपर में और जनरल बोगी में चलने वाला भी यात्री महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, वित्त मंत्री जी ने रेलवे का बजट प्रस्तुत किया। 2 करोड़ लोग रोज रेलवे में सफर करते हैं, ये उन्होंने कहा, और हमारा टारगेट है 3 करोड़ पहुंचाना। 2 करोड़ की अवकाश व्यवस्था है नहीं,
प्लेटफार्म में 24 डब्बे एक जगह रुकने की व्यवस्था नहीं, कई प्लेटफार्म ऐसे हैं जहाँ ट्रेन डब्बे बाहर खड़े रहते हैं। अब 26 लगाए जा रहे हैं, मतलब 24 के हिसाब से माकूल व्यवस्था नहीं है। 26 की आप तैयारी कर रहे हैं। रेलवे का लेट होना एक सामान्य प्रक्रिया है, कभी मौसम के कारण, कभी किसी परिस्थिति का रेलवे लेट हो जाती है। ये सुरक्षा की ही बात है त्रिपाठी जी। अब वो प्लेटफार्म पे आदमी 6-6 घंटे यात्री रुका रहे 8-8 घंटा रुका रहे, वहाँ उसके साथ चोरी हो तो किसे मालूम पड़े, थर्ड क्लास में चोरी हो तो किसे मालूम पड़े, सेकंड क्लास में हो तो किसे उसकी जानकारी मिले। आप ये बड़ा गहरा मुद्दा है। आज फर्स्ट क्लास में जो अंदर से लाख होता है, उसमें इतनी बड़ी घटना हुई, वो भी मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री के साथ, तब ये मुद्दा उठ रहा है। लेकिन ये मुद्दा बहुत लंबी चर्चा का है, इस मुद्दे पे लंबी चर्चा करनी चाहिए। स्पेशल डीजी गुप्ता जी ये स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं रेलवे को लिख रहा हूँ, यदि स्पेशल डीजी की बात नहीं मानी जाती है, उनकी समस्या का निराकरण नहीं होता, जीआरपी कंट्रोल में नहीं होती, ऐसी परिस्थिति में देश का आम आदमी सुरक्षित कैसे रहेगा? क्या होता है कि 2 करोड़ यात्री यात्रा करते हैं त्रिपाठी जी। और सुनिए गोयल साहब, मैं यही आपसे पूछ रहा हूं कि आप सलाहकार समिति के सदस्य रहे हैं, आपने भी सलाह, जैसे आप कह रहे हैं सलाह दी होगी, ये सलाह क्यों नहीं मानी जाती नहीं, जब आपको सदस्य मनोनीत किया गया? देखिए, हमारी सलाह किस विषय में थी, किस विषय में नहीं थी, कई विषय पे आई, कई प्लेटफार्म की समस्या, कई सफाई की व्यवस्था, कई बातों में इसमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारा काम है, उसको आगे बढ़ाएगा। लेकिन इन सब बातों के कारण ही तो हमारी सरकार ने कमी निकाली, और इन बातों को के बाद 6-8 महीने पहले स्वच्छता की बात की, स्वच्छता के नाम पे झाड़ू लगाई गई, खूब झाड़ू लगा गई, पूरे देश में लग रही है। सुनिए उसका नतीजा क्या है? नहीं, मुझे डर लग रहा है। हाँ, मुद्दा वही है कि रेलवे के इस मुद्दे से कहीं दूसरा मुद्दा नहीं भटक जाए। स्वच्छता कर लग रहा है, कल सुरक्षा कर और लग जाएगा, लेकिन उन करों से सॉल्यूशन हो जाएगा जब रेलवे में रति त्रिपाठी के साथ कांड हुआ तो रेलवे के अधिकारी बोलते हैं कि भाई हमारे पास इतना बजट नहीं है, वो तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उसकी व्यवस्था की गई, नहीं तो उसका क्या होता। तो ये बहुत लंबा गहन चिंता का विषय है कि रेलवे की सुरक्षा, सुविधा, स्वच्छता, आपका मुद्दा अच्छा है, लेकिन इतना आसानी से निपटना नहीं है। क्यों? कि कितना बड़ा हमारे यहाँ किस तरीके से हो रहा है, बजट लाया जा रहा है, बजट में घोषणा की जा रही है कि हम किराए नहीं बढ़ा रहे हैं, उसके 3 महीने पहले बढ़ा दिए जाते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कल घोषणा हुई है कि 5 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए हो जाएगा, सीधे डबल रेट। तो डबल के बदले में पब्लिक को फायदा क्या होगा? पब्लिक की सुविधा क्या दी जाएगी? पब्लिक की सेफ्टी की क्या दी जाएगी? आज में आपने ये सब मुद्दे उठाए थे अपने कार्यकाल के दौरान? देखिए, ये जो उस समय की बात है, मैं बना 6 महीने के लिए, पहले सेंटर में बना, सुविधा समिति का सदस्य बना, फिर मुझे चुनाव लड़ना था, गलतफहमी में इस्तीफा दे दिया, जबकि इस्तीफा देना जरूरी नहीं था। फिर सेवा समिति का बना, तो समय समय पे हमारे ज्यादा मुद्दे ये उठे कि प्लेटफॉर्म पे पानी होना, शौच की व्यवस्था होना, यात्री को आराम की व्यवस्था होना, 6 नंबर प्लेटफॉर्म बन गया तो प्लेटफॉर्म के ऊपर शेड की व्यवस्था होना, जमाने भर की ऐसी बातें उठी है। सुरक्षा की बात मैं वही जानना चाह रहा हूँ, आपने जो सलाह दी उसमें कोई अमल हुआ क्या? आपको लगता है कि? देखिए, मैंने कहा मैं कुल सरकार के साल भर पहले बना था, फिर चुनाव लड़ लिया, फिर 3 महीने हट गया, फिर 3 महीने आखिरी में बनाओ। मैंने सलाह दी, सलाह का जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए उसकी पूर्ण जानकारी हम तक नहीं पहुंचती है, जबकि मैं नेशनल बॉडी का मेंबर रहा हूं, लेकिन वो रिप्लाई प्रॉपर नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था ठीक करने के लिए तो ये सब हो रहा है। बिल्कुल सही, व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल सही गोयल जी। अग्निहोत्री जी, एक बड़ी गंभीर समस्या सामने आ रही, हमारे डीजी रेल ने खुद स्वीकार किया है कि 90% फोर्स या पुलिस प्लेटफॉर्म में है ही नहीं, उनको भर्ती की जरूरत है। और हमारे सलाहकार समिति जिन्होंने सलाह दी है उनकी भी बात नहीं मानी गई। खुद लिली अग्रवाल जी ने कहा, गोयल जी कह रहे हैं कि चले 6 महीने सही, उन्होंने जो सलाह दी उस सलाह पे मुझे नहीं लगता है कि अमल हुआ है। क्या इस समस्या का माने अंतरराष्ट्रीय समस्या से भी बढ़कर ये समस्या हो गई है जी, कम से कम भारत देश के लोगों के लिए? जी त्रिपाठी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जब गुप्ता जी ये मान रहे हैं कि फोर्स की कमी है, दूसरी बात यह कि आरपीएफ और जीआरपी के बीच समन्वय की कमी है,
तीसरी बात यह है कि जो 3S की आप बात कर रहे हैं, सुविधा, सफाई और सुरक्षा, तो इसमें से और ये जो नीचे जो समितियां बनती हैं, सलाहकार समितियां बनती हैं, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरा, मुझे लगता है कि इस स्ट्रक्चर की जो सलाह होती है, जो इनके सुझाव होते हैं, उनको किसी न किसी ऐसे सिस्टम में लाया जाना चाहिए ताकि उन पर अमल का कोई रास्ता खुले। रह गया सवाल इस घटना का जो आज जो वित्त मंत्री जयंत मलैया जी के साथ हुई है, मुझे लगता है कि सुरक्षा, जैसे कि एसी कंपार्टमेंट में आपने देखा होगा कि चारों गेट रात को बंद हो जाते हैं और इंटर कनेक्शन भी कई बार बंद रहता है रात में, जो कि केवल एसी में खुला रहता है। तो इस तरह यदि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है और आप अटेंडेंट समझ के उसको खोल रहे हैं, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आगे से दूसरे यात्री ये जरूर समझ जाएंगे कि रात को कोई भी दरवाज़ा खटखटाए, चाहे वो कोई भी हो, तो दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो घटना हुई है वो इतनी शर्मनाक है इसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से कि जब वित्त मंत्री ही सुरक्षित नहीं है, मेरे ख्याल से देश के इतिहास में यह पहली ऐसी घटना होगी, अनोखी घटना होगी कि वित्त मंत्री के साथ लूटपाट की घटना हो जाए। और शायद वो बता ना रहा हूँ, मिसहैंडलिंग भी हुई हो सकती है, उनकी पत्नी के साथ हुई हो सकती है, उनके साथ हुई हो सकती है, क्योंकि सवाल थोड़ा इज्जत का भी रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और बहुत तेज़ी से, चूँकि वो रेल मंत्री से मिल सकते थे सीधे, इसलिए वो जाकर के मिले। लेकिन ऐसे लोग, जैसे रति त्रिपाठी की बात है या दूसरे और लोगों की बात है, जो लोग वहाँ जाकर के अपनी बात नहीं कह सकते हैं, तो आप समझिए कि उनके साथ क्या होता होगा। सैकड़ों हजारों की संख्या में ऐसी घटनाएं होती होंगी और उस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं। इतनी बड़ी भारतीय रेल और इतनी सारी कमियां कैसे दूर होंगी त्रिपाठी जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल सही कहा अग्निहोत्री जी, चूंकि हमारे साथ डीजी रेल खुद है इस समय, हम उनसे ये थोड़ा सा दर्शकों को हम समझते हैं कि दर्शकों को ये मालूम होगा कि ये कमी कैसे पूरी हो सकती है। क्या कहीं उम्मीद दिख रही है कि 90% प्लेटफार्म पे पुलिस ही नहीं है, थाना नहीं है, आरपीएफ और जीआरपी के बीच सामंजस्य क्यों नहीं बैठता, हम उनके साथ। लेकिन हमारे साथ रतलाम से एक दर्शक हैं ओम प्रकाश, जो अपना सवाल करना चाहते हैं हमारे मेहमानों से। ओम प्रकाश जी, सवाल करें। हाँ जी सर, निवेदन था कि अभी इतने बड़े लोगों के साथ इतनी बड़ी घटनाएं हो रही, तो आम पब्लिक का तो कोई महत्व ही नहीं रहा। और इस जी सर, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ घटनाएं घटित हो रही है, तो एक आम जनता और जनरल कोच वाले के लिए तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, जीना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, जीना मुश्किल ही हो रहा है, यात्रा करना मुश्किल ही हो रहा है। सागर से हमारे साथ एक और दर्शक हैं, मोहनलाल जी, अपना सवाल करें। हम दोनों का उत्तर अपने, हमारे साथ इस समय डीजी रेल हैं, हम उनसे जरूर उत्तर जानना चाहेंगे। मोहनलाल जी, सवाल करें। हाँ, मैं सवाल कर रहा हूँ कि रेलवे, अपनी रेलवे 3 भागों में बटी होती है जी। एक सामान्य, एक एसी और एक स्लीपर होता है सर जी। और अगर उसमें मतलब जीआरपी गार्ड चलती है, वो चलती है आरपीएफ गार्ड चलती है जी, तो स्लीपर में रहेगी। और फिर एसी में ये लोग मतलब जाने नहीं देते हैं टीसी वगैरह जी, एसी में टीसी वगैरह जाने नहीं देते गार्ड के लिए। और दूसरा तो मतलब ये है कि आरपीएफ है ना, जो आरपीएफ के जैसे मतलब। अरे आप सवाल करें, हमारा समय समाप्त हो जाएगा, इतना लंबा समाप्त करेंगे सवाल करेंगे तो आप संक्षेप में सवाल करिए। कि भाई पहली बात तो मतलब जो आरपीएफ है, ये मतलब जीआरपी का वो नहीं करती मतलब कभी। बिल्कुल सही है। हमारे साथ एक और दर्शक हैं, कुंज बिहारी मंदसौर से, आप सवाल करें। लगता है कुंज बिहारी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। गुप्त जी, एक दो समस्याएं आई हैं सामने। एक तो यही कि ये आपको कुछ उम्मीद लगती है कि 90% जहां अगर पुलिस नहीं है, रेलवे पुलिस नहीं है, तो क्या पूरी हो सकती है? आपने इसमें काफी वर्क किया होगा। दूसरा, रति त्रिपाठी का मामला आपने सॉल्व किया, किस तरह सॉल्व किया हम उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन ऐसे न जाने और कितने रति त्रिपाठी हैं जिनका मामला गुमनामी में खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, आपको अनुभव है। तो ऐसे मामलों में क्या होना चाहिए? मैं तो आपसे सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि सोच बहुत महत्वपूर्ण होती है जी। और हमारी सोच ये होना चाहिए कि हम कम संसाधनों में बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने महसूस किया होगा, हमारे पास इस समय आईजी नहीं है, डीआईजी नहीं है, डिप्टी एसपी की भी कमी है, इंस्पेक्टर्स की भी कमी है, स्वीकृत बल कम है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जज्बे में कमी नहीं है, हमारे संकल्प में कमी नहीं है। जमीन पे जो है जितने भी बड़े प्रकरण मध्य प्रदेश की सीमा में हुए हैं, उनमें से मेरे ख्याल से अधिकांश प्रकरणों को हमने सक्सेसफुली बरामद किया है। और न केवल उनको पकड़ा है,
और पकड़ के हमने उनसे कई अपराध बरामद किए। जैसे रति त्रिपाठी वाला मामला है, ये अंतर्राज्यीय गैंग का मामला था, ललितपुर की गैंग थी, जिसमें कि रेलवे का एक सर्विंग गैंग वाला और 2 रिटायर्ड गैंग वाले, ये दोनों 3 जो है रेलवे के कर्मी भी उसमें जुड़े हुए थे। न केवल इस अंधे अपराध को हमने पकड़ा, न केवल उनसे जुड़े हुए उनके साथियों को पकड़ा, बल्कि उनसे केवल इस प्रकरण को ही बरामद नहीं किया, बल्कि 40 और प्रकरणों को बरामद किया। यदि पुलिस जो है प्रोफेशनल है, कृत संकल्पित है, तो ये संभव है। दूसरी बात मैं आम जनता से कहना चाहूंगा कि आरोप प्रत्यारोप कई लगाए जा सकते हैं। आज समय जो है ना आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, समय यह है कि हर कोई जुड़ के अपनी सुरक्षा को इम्प्रूव करे। हमने जो है आज जो है आम जनता को एक ऐसी शक्ति दी है जिसको हम ऐप नहीं कहेंगे, हम उसको सशक्तिकरण कहेंगे। ये एक आम जनता का सशक्तिकरण है। आप ठीक कह रहे हैं कि आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपको नहीं मालूम होता है कि चलती ट्रेन में मैं किसको रिपोर्ट करूं, बीच में हम यात्रा कैसे रोकें। ऐसी परिस्थिति में जो जीआरपी हेल्प ऐप है, इसके माध्यम से आप ना केवल अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, ना केवल आप इमरजेंसी हेल्प ले सकते हैं, ना केवल अपराध के बारे में बता सकते हैं, बल्कि आपके आसपास कोई व्यक्ति संदिग्ध है उसकी जानकारी देके अगले स्टेशन पर उसके पकड़ने की सुनिश्चित व्यवस्था का जो ना आप लाभ ले सकते हैं। आप किसी संदिग्ध वस्तु के बारे में बात हम तक पहुंचा सकते हैं। गुप्ता जी लेट मी फिनिश। इसमें हमने एक और भी शक्ति उनको दी है, उनको हमने अपनी तीसरी आंख बनाया है। चाहे वो जीआरपी हो या आरपीएफ हो या रेलवे का अन्य एम्प्लॉय हो, यदि आपको लगता है कि वो एक ऐसा काम कर रहा है जो उन्हें करना चाहिए और उसकी आप तारीफ करना चाहते हैं, आप उसका वीडियो रिकॉर्ड करिए और जीआरपी हेल्प ऐप के माध्यम से मुझे भेजिए और उसको ऐसे अच्छे काम करने वाले को इनाम मिलेगा। ऐसे ही कोई चीज नेगेटिव आपको लग रही है कि साहब ये गलत काम कर रहा है, ठीक ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसका व्यवहार ठीक नहीं है, ये जो है ना अपराधियों की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसकी खुद की गतिविधि संदिग्ध है, उस चीज को आप कैप्चर करके हम तक पहुंचाइए। उस पर सशक्त कार्रवाई जो है हम कर रहे हैं। यहाँ पे आपने 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं। इसमें एक चीज और भी कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि साहब ये जीआरपी हेल्प तब तो जब चलेगा जबकि जो है ना इंटरनेट होगा। अभी हमने इसको मॉडिफाई करके इसको ऑफ मोड में भी चलने का, ऑफ मोड का चलने का हमने इसको कन्वर्ट किया है। इसलिए रोकना चाह रहे हैं कि ये इंटरनेट और सारी सुविधाएं आपको भी लगता होगा मुश्किल से 5 से 6%, 10% लोगों को मालूम है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे रेलवे की तुरंत उनको सुरक्षा मिले। अब जैसे मलैया जी के साथ हुई, उन्होंने जाके निजामुद्दीन में जाके इस घटना को किया, जब ट्रेन चल रही है उस दौरान कैसे हो। दूसरा एक हमने आपसे सवाल किया था, क्या आपको उम्मीद है कि 90% अगर फोर्स की कमी है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो सकेगी? पाटिल जी एक बात मैं चाहता हूं, मुझे पक्का विश्वास है और हमें इसे मानव संसाधन के साथ साथ तकनीक को भी जोड़ना पड़ेगा। अभी हमने जीआरपी हेल्प ऐप की बात इसलिए कही थी क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल मीडिया है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जीआरपी ने ऑल इंडिया जीआरपी हेल्पलाइन भी लॉन्च की है, जो इंडिया के हर कोने से जो है ना आप एक्सेस कर सकते हैं। इसका नंबर 1512 है। इसको मॉनिटरिंग करने के लिए घटना हो रही होगी, आप वो जीआरपी हेल्पलाइन को करेंगे या अपने आप को बचाएंगे, ये बताइए। और यहाँ पर इस घटना में, जयंत मलैया जी की घटना में जीआरपी ने आगरा को सूचना दी, लेकिन वहां पर कोई पुलिस वाला जीआरपी वाला वहां पर आया नहीं, सीधे उनको जाकर के वहां निजामुद्दीन में रिपोर्ट करानी पड़ी। जी गुप्ता जी संक्षेप में जानना चाहेंगे, हमारे मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पुलिस अंतर्यामी नहीं हो सकती है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि उसकी उपस्थिति नहीं है। यदि आज हम संसाधन स्वीकृत भी करते हैं तो उसको जमीन में आते हुए 1.5 से 2 साल लग जाएंगे। हमें व्यवस्था आज सुधारना है, व्यवस्था हमें अपने आसपास सुधारना है। यदि हम जागरूक होंगे तो अपराधी को अपराध करने के पहले ही हम उसको पकड़वा सकते हैं। मेरे ख्याल से हमें उस पर कदम उठाना चाहिए। मतलब जितना हमारे पास संसाधन है उसमें ही उसको ही हम कैसे मजबूत कर सके, ये उपाय है। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि जैसे हमने ये जो चीज दी है, इसके पीछे एक इंस्पेक्टर हेडेड और 32 व्यक्तियों की फौज खड़ी हुई है जो मल्टी मोड पे जो है रिस्पॉन्स की मॉनिटरिंग करती है। उसका काम ये है कि वो आपको तत्काल केवल एश्योरेंस ही नहीं देती है, बल्कि आपके पास
हमारी पार्टी पहुंच गई है, उस पार्टी ने काम किस स्तर तक किया है, इसका भी फॉलो अप करती है। बिल्कुल सही गुप्ता जो जी। जो जो हमारी टीम है, वो टीम कोई फालतू की टीम नहीं है जो वहां पहुंच के कार्रवाई वो करे, वो वहीं मौके पे एफआईआर दर्ज करती है, उसको सुसज्जित बनाया गया है, उसको एक कंप्यूटर लैपटॉप दिया गया है जिसमें एक डाटा कार्ड है, जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी है, उसको सभी बदमाशों की प्रोफाइल्स और फोटोज दिए गए हैं, उस जो कि स्मार्ट कंप्यूटर के माध्यम से आप जो है ना बदमाश को इमीडिएटली पहचान सकते हैं। यदि मान लो कोई ऐसा बदमाश है जिसका फोटोग्राफ उसमें अवेलेबल नहीं है, तो कंप्यूटर पोर्ट्रेट बनाने की उसमें सुविधा है। उसमें एक रेडियो ओवर इंटरनेट की भी व्यवस्था की गई है, जिससे वहीं पे बैठ के वो एक साथ उन सभी जो है ना जीआरपी के स्टेशंस को अलर्ट कर सकता है जहां पे कि अपराधी या संदिग्ध उतर सकता है। बिल्कुल गुप्ता जी, हम आपको रोकेंगे, हमारा वक्त ब्रेक का हो चला है। गुप्ता जी, हम आपसे जरूर जानेंगे। हमने आपसे एक सवाल किया था कि जीआरपी और आरपीएफ में सामंजस्य नहीं है, जिसके कारण उनमें आपस में झगड़ा होता है और जो यात्री है उसको न्याय नहीं मिल पाता। और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो हम अपने दोनों सलाहकार समिति के सदस्यों से ये भी पूछेंगे कि क्या सलाहकार समिति का सदस्य बनाना एक राजनीतिक रूप से उसको उपकृत करना एक सिंबल बन गया है। लेकिन अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। हम यूं गए सूचना आपके हाथ में। छत्तीसगढ़ शासन की आधिकारिक सूचना। समाचार के साथ साथ विभाग और जिलों की जानकारी पाएं अब अपने मोबाइल पर। आईफोन मोबाइल धारक आईफोन ऐप स्टोर से एवं एंड्रॉयड मोबाइल धारक गूगल प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड करें छत्तीसगढ़ जीपीआर मोबाइल ऐप। अब सरकार की सारी जानकारी आपकी जेब में। शहर से लेकर गांव तक, किले की प्राचीर से महल के गुंबदों तक, आपको रखे सबसे आगे, सबसे तेज। जनपद पंचायत रीवा में केपी त्रिपाठी की ऐतिहासिक विजय के साथ अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक सदस्यगण जनपद पंचायत रीवा। अब सामने आएगा असली सच। मेरी भी बात पहुंचेगी सरकार तक। हमारे हितों की भी होगी बात। अब दिखेगी हमारी भी खबर। अब हमारे फ्यूचर की भी होगी बात। क्यों है परेशान? जब स्वाइन फ्लू का इलाज है बहुत आसान। सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला अस्पताल और चिन्हित निजी अस्पताल हैं दवाइयों के साथ इलाज के लिए तैयार। बस रहें सावधान। स्वाइन फ्लू पीड़ित के संपर्क के बाद यदि बुखार हो, नाक बहे या बदन दुखे तो मिलें फौरन डॉक्टर से। छींकते खांसते समय करें रुमाल का इस्तेमाल। चेहरा छूने के बाद हाथ धोएं साबुन से। बस फिर डर कैसा? विलंब हानिकारक हो सकता है। शीघ्र जांच कराएं, तत्काल इलाज पाएं और स्वस्थ हो। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम नंबर 075540200150 8989988712 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश से गुजरने वाली ट्रेनों में भी लूटपीट, मारपीट और छेड़खानी की वारदातों से रेल यात्रा के दौरान होने वाली सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। कई ऐसे वारदातें हो चुकी हैं जिनमें से ये साफ हो गया है कि ट्रेनों में न तो जान महफूज है और न ही माल। हम देखते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश में ट्रेनों के जरिए सफर कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आप उस सफर के दौरान महफूज हैं, ये आपका मुगालता भी हो सकता है, क्योंकि आप खुद देखिए कि रेलवे पुलिस की मॉनिटरिंग रिपोर्ट कहती है वो 90% ट्रेनों में है ही नहीं। और तो और
अगर आप प्रदेश के 300 रेलवे स्टेशनों के किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और आपके साथ उसी प्लेटफॉर्म पर कोई वारदात हो जाए तो भी आप पुलिस की मौजूदगी की गलतफहमी में मत रहिएगा, क्योंकि रेल पुलिस 300 स्टेशनों में से महज 3.5% प्लेटफॉर्म पर ही है। तो देखिए आपने पुलिस की ये रिपोर्ट। देश में मोदी सरकार और प्रदेश में शिवराज सरकार के राज में चलती ट्रेनों में महिलाओं के साथ हो रही छेड़खानी अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। शराबी, अय्याश और लुटेरे रेल में किस कदर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, इसका अंदाजा 5 बड़ी वारदातों से लगाया जा सकता है। पहली बड़ी वारदात 16 मार्च को 3 मनचले शराबियों ने नाबालिग के साथ ओवरनाइट एक्सप्रेस में छेड़खानी की। दूसरी बड़ी वारदात 6 मार्च को छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से सपना श्रीवास्तव सुमेर के पास गिरने से रहस्यमय मौत। तीसरी बड़ी वारदात 6 मार्च को ही श्यामलाल की लाश सपना की लाश से 3 किलोमीटर दूर इसी इलाके में मिली। चौथी बड़ी वारदात 30 अक्टूबर को चलती मालवा एक्सप्रेस से रति त्रिपाठी को लुटेरों ने फेंक दिया। और 5वीं बड़ी वारदात 1 मार्च को संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में एक शख्स की मौत, दूसरा बेहोशी की हालत में मिला। सवाल ये है कि आखिर रेल पुलिस की तमाम रिपोर्टों के बावजूद सरकारें क्यों नहीं जाग रही हैं? क्या अच्छे दिनों के सपने दिखाने वाली सरकारें अब भी और हादसों का इंतजार कर रही है? रेल पुलिस के आला अफसर भी दबी जबान में शायद यही कह रहे हैं। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्य विजय सिंह। तो आपने देखा ये रिपोर्ट, ये मध्य प्रदेश से जुड़ी रिपोर्ट है, हाल ही की रिपोर्ट है। हमने ब्रेक में जाने से पहले हमने अपने दोनों पूर्व सलाहकार समिति के सदस्यों से एक सवाल किया था, हम एक एक करके उनसे उत्तर लेंगे। क्या ये सलाहकार समिति का सदस्य बनाना क्या एक केवल उपकृत करने का एक संसाधन बन गया है? लिली अग्रवाल जी। नहीं, कई मायनों में हम लोग सलाह देते हैं तो उसमें इम्प्लीमेंट भी होता है। जैसे हम लोगों ने भोपाल की यात्रियों की सुविधाओं के लिए मांग करी कि यहाँ पे भोपाल में जैसे एक्सीलेटर होना चाहिए, तो हबीबगंज स्टेशन में एक्सीलेटर लगाया गया। मेन स्टेशन पे लिफ्ट लगाने की सुविधा हो रही है। साफ सफाई भी हम लोगों ने ध्यान दिया। अब सुरक्षा का मामला तो पूरा नेशनल लेवल पे है। हम लोग एक मंडल के सदस्य हैं, जैसे हम भोपाल मंडल के सदस्य हैं, उस सदस्य के नाते हम लोग जो बात रखते हैं उसमें से आदि कुछ मांगे वो लोग मांगते नहीं है। जैसे सफाई का मामला बोला हमने सीसीटीवी कैमरे का बोला कि रेलवे स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, उस पर भी इम्प्लीमेंट हुआ। सुरक्षा का एक मामला तो बड़ा मामला था, वो पूरे नेशनल लेवल पे मेरे को लगता है इसमें लागू होगा ये। जो आपने तो भोपाल की बात कही है, हमारे गोयल जी तो राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य रहे। गोयल जी, आपका क्या मानना है? देखिए, सुविधा समिति में कई बातें होती है, कुछ में इम्प्लीमेंट होता है, कुछ में वोट डिले होता है। उसकी प्रक्रिया और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि हम सेवा की भावना से कार्य कर रहे हैं। शताब्दी एक्सप्रेस हबीबगंज तक लाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया गया, आई, लेकिन सब बातें मानी जाए ये प्रशासन पर डिपेंड करता है। सुरक्षा की बात है, सुरक्षा का मामला बहुत जरूरी है, सफाई का बहुत जरूरी है। हर ट्रेनों में, विशेषकर ही ट्रेनों में, एसी में आप देखिए, टॉयलेट में देखिए, सेकंड क्लास में देखिए, किस तरीके से स्वच्छता का मामला है। बातें उठती है, बातें होती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कितने दिन में क्या होता है वो थोड़ा डिले है, उसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। मेरा आज आपसे ये निवेदन है कि आज जो बात कर रहे हैं ये मेरे को लगता है आफ्टर थॉट है कि आज जयंत मलैया जी के बाद जो बात हो रही कि वहीं से हम जीआरपीएफ को सूचित करें, हम मोबाइल से, नेट से खबर करें। पहली बात तो ये है कि हमारे देश में मोबाइल, ऑर्डिनरी आदमी, सामान्य आदमी के पास साधारण मोबाइल है, सबके पास नेट की सुविधा नहीं है। दूसरी बात मेरा सोचना है, हम दिल्ली से जब भोपाल जाएंगे, भोपाल से दिल्ली या बॉम्बे जाएंगे, आप देखिएगा 70% टाइम हमारे मोबाइल में कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। ये सब परिस्थिति में यदि हम इंटरनेट पे डिपेंड होके ये सब काम करेंगे तो हमारे देश को उसके अनुकूल ढलना पड़ेगा। गोयल जी, आज अगर आप राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य होते तो सुरक्षा को लेकर संक्षेप में हम एक लाइन में जानना चाहेंगे, आप क्या सलाह देते? देखिए, ये बहुत साधारण सी बात है
इसमें रेलवे को विकास करना जरूर होगा, पुलिस का हो, जीआरपीएफ का, आरपीएफ का, सबका। लेकिन मैं ये सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ट्रेन में अटेंडेंट रहते हैं, ट्रेन में अटेंडेंट रहता है, ट्रेन में कंडक्टर रहता है। हमने जनरली ये भूमिका देखी है कि रिजर्वेशन है कि नहीं है, रिजर्वेशन वाला आदमी आया कि नहीं आया, उसको टिक करने के बाद कंडक्टर साहब का है मालूम नहीं पड़ता। अटेंडेंट का जहाँ तक मामला है, उसकी ड्यूटी है कि जब रेलवे स्टेशन आए उस टाइम लॉक खुलना चाहिए, उसके बाद पैसेंजर आना चाहिए। क्यों लॉक खुला रहता है? अभी हमारे अग्निहोत्री जी ने बोला कि इससे तो आदमी डरेगा, रात को 4 बजे 3 बजे हम दरवाजा कैसे खोलें। लेकिन भाई उस समय कोई पैसेंजर भी हो सकता है, आज डकैत हो गए, कोई गलत आदमी आ गया, ये सब परिस्थिति हैं। सफाई वालों के बहाने सवेरे सवेरे। गोयल जी, हम आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे। हमारे साथ एक के खरे ग्वालियर से दर्शक है जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। खरे साहब सवाल करें। मैं ये कहना चाहता हूँ डीजी साहब से, मैथिली शरण गुप्ता साहब से जी, कि ये जो हमने भी साउथ वगैरह में यात्राएं करी हैं, लेकिन वहाँ इतना सब घटनाएं बहुत कम होती हैं सर। ये जो सेक्शन है ललितपुर, झांसी, ग्वालियर और मथुरा, यही वाले सेक्शन में सबसे ज्यादा घटनाएं क्यों होती हैं सर? अगर ये घटनाएं मतलब इस सेक्शन में हो रही तो क्या इसमें कुछ ज्यादा ध्यान देना चाहिए या गवर्नमेंट को या डीजी साहब को या रेलवे? बिल्कुल 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 सही कहा आपने। हमने गुप्ता जी से बहुत अच्छा सवाल किया। हम ये जरूर जानेंगे कि क्या इन जगहों पे जहां घटनाएं ज्यादा होती हैं वहां फोर्स बढ़ानी चाहिए। हमारे साथ एक और कुंज बिहारी दर्शक है जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं मंच इंदौर से। कुंज बिहारी जी सवाल करें। जो सवाल अभी खरे साहब ने कहा यही सवाल मेरा था जी। समुचित व्यवस्था न होने की वजह से यूपी में ज्यादा ही क्राइम होते हैं। जी जी, लगता है हमारा उनसे संपर्क टूट गया। भोपाल से ही हमारे साथ भगवान दास जी हैं। भगवान दास जी सवाल करें संक्षेप में। हम तीनों दर्शकों का उत्तर हम डीजी साहब से जरूर लेंगे, तुरंत देंगे। हाँ जी सर, ये है कि आरपीएफ और जीआरपी में जो सामंजस्य नहीं है और ट्रेनों में पर्याप्त संतरी न होने के कारण ये घटनाएं हो रही। बिल्कुल सही कहा आपने। हम गुप्त जी से इसका उत्तर लेंगे, लेकिन अग्निहोत्री जी आपसे संक्षेप में हम टिप्पणी जानना चाहेंगे कि जैसा लिली अग्रवाल जी ने भी पहले स्वीकार किया, फिर उन्होंने उसको बात को मोड़ दिया कि नहीं उनकी सलाह मानी जाती है। गोयल साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने लंबा चौड़ा अपना दूसरा स्पीच दे दिया। उन्होंने इस मुद्दे पर बिल्कुल नहीं बताया कि सलाहकार समिति क्या सिर्फ उपकृत करने के लिए बनाए जाते हैं। आपका क्या है इस पर टिप्पणी? जी, मैंने ऐसा नहीं बोला, इम्प्लीमेंटेशन लेट जी, मैंने ये नहीं बोला कि सलाहकार समिति मतलब मानी जाती है, आपकी सलाह इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, टाइम जा रहा है। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने ये कहा, आपका कहना बिल्कुल सही है त्रिपाठी जी कि राजनीतिक रूप से अपने लोगों को उपकृत करने का जरिया जो है ये रेलवे सलाहकार समिति जो सुविधा के बारे में बनाई जाती है, ये ऐसा मानना है। क्योंकि देखिए इतना कंपटीशन हो जाता है नेताओं के बीच में, जिसकी भी सरकार होती है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो या और भी दलों की, इतना कंपटीशन हो जाता है कि सलाहकार समिति में कैसे चले जाएं जी। तो उसमें तो सुविधाएं जो मिलती हैं व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, वो अलग हो जाता है। और दूसरी बात ये कि ये जो सलाह सुविधाएं कहाँ मिलती है उसमें, ये जो सलाह जो दी जाती है, इस सलाह को भी चैनलाइज करने का कोई जरिया होना चाहिए कि इस सलाह पे जितनी भी सलाहें आए सुविधा को लेकर के, सुरक्षा की दृष्टि से, सफाई की दृष्टि से, उनको ऐसा चैनलाइज किया जाए कि उन सुविधाओं पे कम से कम रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय कोई विचार तो करे। और उन जो सलाह दी जाए उनको बाकायदे सार्वजनिक किया जाए कि ने ये सलाह दी है, देखो नहीं मानी गई। हाँ, तो ऑनलाइन होना चाहिए। रेलवे की जो वेबसाइट है उस पर हर डीआरएम के उसमें जो है इसको ऑनलाइन किया जाना चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि इस मीटिंग में क्या सलाहें दी गई और इस मीटिंग में क्या मिनट्स रहे। बिल्कुल सही कहा। हमारे साथ डीजी रेल हैं, हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे पास समय कम है, हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सलाह ले सकें, दर्शकों को सुविधाओं की बात कर सकें हम उनसे। डीजी साहब, अभी आप दर्शकों ने पूछा, एक दर्शक ने यही पूछा कि आरपीएफ और जीआरपी में सामंजस्य की कमी। एक दर्शक ने कहा कि वो स्थान चिन्हित होने चाहिए और जो चिन्हित स्थान है जहां अपराध ज़्यादा होते हैं वहां तो कम से कम फोर्स, इतनी फोर्स है कि वहां बढ़ाई जा सकती है। देखिए, मैं जो पहला मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो सामंजस्य का मुद्दा है। बेसिकली पुलिसिंग की जिम्मेवारी जीआरपी की है और आरपीएफ की जिम्मेवारी रेलवे प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन की है। 2003 में एक रेलवे एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और कुछ एडिशनल जिम्मेवारी वो आरपीएफ को सौंप दी गई, जिसमें कि एक्सेस कंट्रोल की जिम्मेवारी भी उनको दी गई है, जो कि जुलाई 2004 से उनको निर्वहन करना थी। मेरे ख्याल से आज सभी लोग इस बात से सहमत होंगे
कि आज आपको एक्सेस कंट्रोल नाम की चीज किसी भी रेलवे स्टेशन पे इंडिया में शायद ही दिखाई देती हो। तो जो हम जिम्मेवारी जिसको दे रहे हैं, नंबर 1 उसकी वो प्राइमरी ड्यूटी नहीं है, नंबर 2 वो उसको ठीक ढंग से नहीं कर रही है। तीसरी बात, जैसे जो आपने देखा होगा वेंडर्स के बारे में कहा है, ढेर सारे वेंडर्स जो है वो अपराध करते हुए पाए जा रहे हैं। ढेर सारे जो कोच अटेंडेंट हैं वो खुद जो है ना अंदर अपराध कर रहे हैं। अभी आपने 2-3 घटनाओं में अभी जीआरपी मध्य प्रदेश ने कोच अटेंडेंट को अंदर शराब पिलाते हुए पकड़ा है, गिरफ्तार करके जेल भेजा है। इनको रोकने की जिम्मेवारी आरपीएफ की है। ये जो हमने अमेंडमेंट रेलवे एक्ट का किया, इस रेलवे एक्ट के अमेंडमेंट से एक कंफ्यूजन पैदा किया गया है। एक समय आ गया है कि हम उसको रिवर्ट करें, और यदि रिवर्ट नहीं भी करते हैं तो आरपीएफ और जीआरपी दोनों लोग जो है ना उसमें पैरेलल में कार्रवाई करें। अभी हमने डीजी आरपीएफ को भी एक चिट्ठी लिखी है जिसमें मैंने बताया कि चूंकि वेंडर्स जो है वो अपराध में संलग्न पाए जा रहे हैं और उनको नियंत्रण करने में आरपीएफ की रुचि कम दिखाई दे रही है, तो उन्होंने जीआरपी को हमने आदेशित किया कि वो ऐसे तत्वों को पकड़े और पकड़ के आरपीएफ को दे और उनसे कई कार्रवाई करें। जी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि आरपीएफ को उसमें भी कार्रवाई करने में दिक्कत आ रही है, वो नहीं करना चाह रहे हैं। ये जो कंफ्यूजन एक और मुद्दा ये कंफ्यूजन गुप्ता जी, एक और मुद्दा तालमेल का कंफ्यूजन है, हमने ये पैदा किया है, ये हमारी पैदा की हुई समस्या है। समस्या उसकी ये थी कि जो पुलिस है उसको अपना काम करने देते। हम आपका इस तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। अब आज की स्थिति में जो अटेंडेंट है वो प्राइवेट जो ठेकेदार है उनको दे दिया है, और उनको देने के बाद वो अपनी मर्जी से अटेंडेंट रखता है। ऐसी स्थिति में उस अटेंडेंट के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता। अगर रेलवे का एम्प्लॉई हो तो हो सकता है ज्यादा बेहतर रहे। मैं जो है 2012 से लगातार उनको एक फॉर्मेट दिया है, मैंने सभी जीएम्स और डीआरएम को चिट्ठी लिखी है कि साहब इस फॉर्मेट में आप इनकी जानकारी दीजिए और वो जानकारी हमें दीजिए, हम पुलिस वेरिफिकेशन भी कराएंगे और उस जानकारी के आधार पर हम एक पैटर्न डेवलप करेंगे और ऐसे कोच अटेंडेंट जो कि आपराधिक लीनियंसी रखते हैं उनको संभवतः हम वो अपराध घटित करने के पहले गिरफ्तार कर सकें। लेकिन मेरे ख्याल से इन सब चीजों के प्रति इनको सोचने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि ये बात हम पिछले 2 साल से लिख रहे हैं, ये बात हमने अब पार्लियामेंट्री जवाब में भी हमने लिखी हुई है। मुझे नहीं मालूम है कि ये बात हमारी पार्लियामेंट तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, क्यों नहीं मानी जा रही है। मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि सुरक्षा के इस महत्वपूर्ण मुद्दों को यदि डीजी रेल कह रहा है, यदि चीफ ऑफ जीआरपी कह रहा है तो उसे अहमियत मिलना चाहिए। इसके ऊपर जो है ना यदि किसी को कोई संशय है तो एक इमरजेंसी बैठक बुलाई जाना चाहिए, एक एक बिंदु पर जो है ना थ्रेडबेयर चर्चा होना चाहिए और स्पेशली जिनमें कोई खर्च नहीं होना है उन पे तो आज ही कार्रवाई होना चाहिए, वो तो कल के लिए भी पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। और जिनमें खर्च होना भी आवश्यक है उसमें उनको फेजेज में बांट देना चाहिए। जैसे मान लो अपन को जरूरी नहीं है कि हम 2 करोड़ की व्यवस्था जो है ना इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी की करें, यदि हम 8 से लेके 32-64 तक कैमरे लगा दें, हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है पीटीजेड कैमरे लगाने की। यदि हम पीटीजेड कैमरा लगाएंगे तो उनको देखने वाला व्यक्ति चाहिए, जो उसमें तो आदमी है ही नहीं। तो यदि हमारे फिक्स फोकस कैमरे लगते हैं जो कि मात्र 2-3 हजार के आते हैं, तो हम 1 लाख से लेकर 5 लाख 7 लाख तक एक अच्छी जो है ना व्यवस्था जो है ना नजर करने की कर सकते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा, अधिकांश जो है ना आउटर जो है पे अपराध घटित होते हैं। हमने आउटर पर रक्षा समितियां पैदा करने की कोशिश की है, हमने रक्षा आउटर पे भी नजर ले जाने की कोशिश की है। इस समय आ गया है कि वो जो किसी ने कहा है कि उन जगहों को चिन्हित किया जाए कि जहां पर अपराध घटित हो रहे हैं। उन चिन्हों को मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश जीआरपी जियो स्पेशली पैटर्न डेवलप कर रही है, बदमाश कहां उतर रहा है, कहां चढ़ रहा है, और उन जगहों पे हमारा ऐसा अनुमान है कि ऐसे आउटर बहुत सारे हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे इल्यूमिनेशन लेवल बढ़ाया जाना चाहिए, जहां पे सीसीटीवीज लगाए जाना चाहिए और जहां पर कि गुप्त रूप से नजर रखा जाना चाहिए, जहां पे हम लोगों को उतरने का मौका दें और उनको हम रगे हाथ पकड़ें और इससे जो है ना उन गैंग तक हम पहुंचे जो कि ये वारदातें कर रही हैं। तो यदि हम एक चीज का उत्तर नहीं मिल पाया है गुप्ता जी दर्शकों को, जीआरपी और आरपीएफ में तालमेल की बात। मैं तो ये कह रहा हूं, आप मानते हैं कि तालमेल नहीं है? मैं ये कह रहा हूं कि तालमेल का मुद्दा ही बनने की जरूरत क्यों पड़ी। 2 फोर्स हैं, दोनों के काम अलग अलग हैं, दोनों काम अपने अच्छे ढंग से करें, उसमें एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की और तालमेल का मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश ही अपने आप में गलत है। आरपीएफ जो ना सैकड़ों करोड़ों की जो ना रेलवे प्रॉपर्टी की चोरियां हो रही हैं, आरपीएफ उस पर भी ध्यान नहीं दे पा रही है। आपने जैसे मैंने कहा है कि आपने एक्सेस कंट्रोल दिया है, आप इंडिया के किसी भी रेलवे स्टेशन पे देख लीजिए, एक्सेस कंट्रोल इज जस्ट मिसिंग। आप अभी भोपाल में चले जाइए, आपको कोई रोकने टोकने वाला है क्या? आप जो है ना सैकड़ों जो है वीडियोज और जो वेंडर्स चल रहे हैं, हर किसी के पास जो है सीयूजी का टेलीफोन है, मोबाइल है, वो टीटी, वो जो है आरपीएफ वाले
प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जीआरपी को उन मुद्दों पे क्यों बीच में जो है ना घुसना पड़ रहा है? तो मेरा सोचना ये समय समाप्त हो रहा। हम आपसे संक्षेप में एक टिप्पणी कि कैसे सुधार हो सकते हैं, बहुत संक्षेप में, हमारे पास समय समाप्त हो गया है जी। बड़ा सिंपल सा तरीका है कि हम इसको सशक्त करें जी, जिसके लिए मैन पावर इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी का यूज करें, जिसमें सीसीटीवी जो ऑलरेडी जो है ना वेब बेस्ड इनके बहुत सारी चीजें हैं उनकी एक्सेस दी जाए, जिसकी प्रोएक्टिव एनालिसिस करके मेरे ख्याल से हम हजारों जो है ना अपराधियों को आज पकड़ने की स्थिति में है। भविष्य को छोड़ दीजिए, यदि हमने 3 तरीके की एक्सेस जो है ना रेलवे बोर्ड से मांगी है, यदि उन एक्सेस को दी जाती है और हमारे जो है ना स्टेट की दीदी हमको जो है जो मैन पावर की कमी है और थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट ऑफिसर दे देते हैं, तो हजारों अपराध और अपराधी मध्य प्रदेश जीआरपी न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि बाहर से पकड़ने में आज की डेट में सक्षम है। बिल्कुल, हमें कल देखने की जरूरत नहीं। बिल्कुल गुप्ता जी, लिली जी, हम आपसे भी एक लाइन में टिप्पणी जानना चाहेंगे, हमारा समय समाप्त हो चुका है। मेरा इसमें ये कहना है कि जो वेंडर रहता है उस वेंडर को भी हर 3-3 महीने में उसकी ड्यूटी चेंज करना चाहिए। एक कोच में उसको लंबे समय तक नहीं ड्यूटी रखना चाहिए ताकि वो लोगों से संपर्क नहीं बना सके। दूसरा क्या है, वेंडर पे जवाबदारी फिक्स होना चाहिए कि वेंडर रात में गेट खोले तो स्टेशन में गेट खोले और जो वहां से यात्री चढ़ने वाला है उसी को वहीं गेट खोले, हर जगह यात्री कहीं गेट नहीं खोले। जब तक वेंडर पे अपन जवाबदारी फिक्स नहीं करेंगे, जब तक लायबिलिटी नहीं फिक्स करेंगे, तब तक हम कोई बिल्कुल लिली जी, आपका भी उत्तर करना चाहता हूँ, मैं एक अपील करना चाहता हूँ संक्षेप में, मेरा समय समाप्त हो गया है। इसके पहले कि समय समाप्त हो, मैं पब्लिक से एक अपील करना चाहता हूँ कि कृपया जीआरपी हेल्पलाइन 1512 पर जो भी यदि आप अपने आसपास संदिग्ध चीज देख रहे हैं वो टेलीफोन के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। जीआरपी हेल्प ऐप को अब इंटरनेट न्यूट्रल कर दिया गया है। इसका मतलब जहां इंटरनेट नहीं भी होगा तब भी उनकी बात मेरे तक पहुंचेगी और उनको जो है एक क्वालिटी रिस्पांस मिलेगा। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि कृपया वारदात का इंतजार ना करें। अपराधी एक अलग तरीके से पेश आता है, थोड़ी सी भी सजग आंख जो है ना उन अपराधियों को पहचान सकती है। इसके पहले कि वो अपराधी अपराध करने में सक्षम हो, एक आपकी छोटी सी जो है ना हिंट उस अपराधी को अगले स्टेशन पे बिल्कुल उतार सकती है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया हम दूसरों से अपेक्षाओं के साथ साथ थोड़े से प्रोएक्टिव हो जाएं और अपनी खुद की सुरक्षा के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ें और हमारी मदद करें। और हमारा ये संदेश अपने सभी मित्रों को, अपने किसान को, सबको पहुंच चुका है। गुप्ता जी, संदेश हमारे न्यूज एक्सप्रेस को आप धन्यवाद दीजिए जिसने आपको एक रेलवे के सुरक्षा को कैसे बढ़ाया जाए एक प्लेटफॉर्म दिया। इसके लिए तो आप कम से कम न्यूज एक्सप्रेस को धन्यवाद दीजिए। जो है ना आपको धन्यवाद देना जी गोयल जी, हम आपसे भी बिल्कुल एक लाइन में टिप्पणी कैसे सुधरे व्यवस्था हम जानना चाह रहे हैं। हमारा समय एकदम समाप्त हो चुका है, हम ओवर हो चुका है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बहुत अच्छा आपने आज बुलाया, लोगों का ध्यान आकर्षण किया। लेकिन मेरा और सोचना है आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे स्टाफ तीनों में समन्वय होगा तब सुरक्षा ज्यादा बेहतर होगी। यदि अलग अलग डिपार्टमेंट है, यदि पब्लिक सोचती है फोन करके खबर दे, यदि तीनों में और आपसी तालमेल रहेगा तो मेरे ख्याल से और बेहतर हो। बिल्कुल सही। अग्निहोत्री जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, बिल्कुल संक्षेप में एक लाइन। त्रिपाठी, संक्षेप में यही है कि सतर्क रहें, समय पर सूचित करें और सोच समझकर यात्रा करते समय सोच समझकर अपना व्यवहार करें, यही उचित होगा। बिल्कुल। अग्निहोत्री जी, आपने हमारे साथ चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोयल साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लिली अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खरी खरी जो बात कही, लोगों को, दर्शकों ने सुना, उनको निश्चित तौर पे आश्चर्य होगा कि रेलवे डीजी अगर ये कह रहा है कि ये सुविधा नहीं है, हमने अनुरोध किया है, उसके बाद भी नहीं मिल रही है, तो बहुत गंभीर विषय है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा और सुना, किसी सूबे के मंत्री, वह भी मुख्यमंत्री के बाद नंबर 2 माने जाने वाले वित्त मंत्री और उनकी पत्नी के साथ लूट की यह वारदात अपने तरह की पहली और अनोखी घटना है। इससे पहले खुद किसी मंत्री के साथ ऐसी वारदात किसी के संज्ञान में नहीं है। यह जरूर है कि 3 माह पहले ही रेलवे के इसी रूट पर मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद नंद कुमार सिंह चौहान और कुछ समय पहले सीधी के सांसद रीति पाठक, रीवा के सांसद जगन्नाथ मिश्र का सामान भी एसी कोच से ही चोरी जा चुका है। दिनों दिन खतरे की रेल बनती जा रही भारतीय रेल के सामने सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। यह तो मंत्री के साथ घटी घटना है, तो सीधे रेल मंत्री सुरेश प्रभु का हस्तक्षेप अपराधियों को पकड़ने के लिए हो चुका है। लेकिन उन मासूम सैकड़ों हजारों यात्रियों का क्या, जिनकी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। हमारी रेल में भगवान और किस्मत के भरोसे यात्रा करने वालों के लिए यही कहना मुनासिब होगा कि फुर्सत में करेंगे तुझसे हिसाब ए जिंदगी, अभी उलझे हैं हम खुद को सुलझाने में।
अब मुझे एसपी त्रिपाठी को दीजिए इजाजत। कल फिर जनता मांगे जवाब में इसी समय इसी जगह आपसे होगी मुलाकात, किसी नए मौजूद मुद्दे बात करने के लिए। चलते चलते बस इतना ही कि हादसों से तुम अगर घबराओगे एक दिन खुद हादसा बन जाओगे। जानते हो पत्थरों का शहर है, फिर किसी गली से आईना ले जाओगे। नमस्कार। अब सूचना आपके हाथ में। छत्तीसगढ़ शासन की आधिकारिक सूचना। समाचार के साथ साथ विभाग